मां बनना हर महिला का एक सपना होता है, लेकिन जब यही सपना सालों तक अधूरा रह जाए तो वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। भारत में लाखों ऐसे दंपत्ति हैं जो माँ बाप बनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव और सही इलाज तक पहुंच ना होने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। भारत में करीब 10 से 15% दंपत्ति बांझपन से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 70% से ज्यादा मामलों में इलाज ही नहीं हो पाता। जागरूकता की कमी और सामाजिक डर सबसे बड़ी बाधा। लेकिन अब इस अंधेरे में एक नई रोशनी दिख रही है। एक ऐसी पहल जो उम्मीद को गांव देहात तक लेकर जा रही है। नाम है होम आईवीएफ। हम पहुंचे देश के मशहूर आईवीएफ सेंटर सीड्स ऑफ इनोसेंस, जहां हमारी मुलाकात हुई जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल से। कल्पना कीजिए कि आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और हर महीने जब पीरियड्स आते हैं तो दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। आपके आसपास के लोग सवाल पूछते हैं, भाई बच्चा कब हो रहा है, और आप मुस्कुराकर उस सवाल का जवाब टाल जाते हैं, लेकिन अंदर जो तकलीफ, जो दिक्कत होती है वो वही व्यक्ति समझ सकता है। और ये सिर्फ काल्पनिक बात नहीं है। रोजमर्रा लाखों लोग भारत में इस तकलीफ को महसूस करते हैं। वो अलग बात है कि उनमें से कई लोग इसको बयां नहीं कर पाते। आज उसी तकलीफ पर बात होगी, तकलीफ से जुड़े मुद्दे पर बात होगी, बांझपन पर बात होगी, आईवीएफ पर बात होगी और मां बाप बनने के सपने पर बात होगी। और इस बात के सफर में, इस बातचीत के सफर में हमारे साथ भारत की मशहूर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आप इनको सोशल मीडिया पर अब तक कई बार देख चुके होंगे। आईवीएफ चाहे बहुत पहले शुरू हो गया है, बच्चा सबको चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, आप बच्चे का ट्राई कर रहे हो और आपको बेबी नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले एक फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्ट करो, यानी कि जो बांझपन रोग विशेषज्ञ होते हैं, आपको उनसे मिलना है। वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट 3 जांच कराएंगे, जिसमें फीमेल और मेल दोनों की जांच इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ फीमेल की जांच कराते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट के पोथे होते हैं, और एंड में पता चलता है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील या 0 है। इसीलिए 3 जांच, यूट्रस की जांच, उसमें अंडे कैसे बन रहे हैं, नले खुली है कि नहीं, यानी फलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, जिसके लिए एक टेस्ट होता है HSG, और तीसरा हस्बैंड का स्पर्म काउंट। ये तीनों जांच बहुत जरूरी है फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। होम आईवीएफ यानी वो सुविधा जिसमें डॉक्टरों की टीम आधुनिक तकनीक के साथ सीधे गांव और दूर दराज इलाकों में पहुंचती है और वहीं पर आईवीएफ प्रक्रिया के जरूरी हिस्से पूरे करती है। होम आईवीएफ, घर बैठे इलाज। होम आईवीएफ यानी ऐसी सुविधा जहां डॉक्टरों की टीम गांव देहात और दूर दराज इलाकों में जाकर वही इलाज देती है जो बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों में मिलता है। जहां पहले इलाज के लिए शहर जाना मजबूरी था, वहीं अब इलाज खुद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है homeivf.com के नाम से। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जहां पे हेल्थ केयर या ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या पेशेंट को ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। वो लॉग इन करेंगे www.homeivf.com पे। उस पे आपको जाना है, अपनी कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ बुक करनी है। आपके घर बैठे सारी जांचें होंगी और घर बैठे आपका सारा इलाज भी होगा।
ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो शहरों से बहुत दूर रहते हैं। उनको लगता है हम शहर आके इलाज नहीं करा सकते, और शहर आए तो किससे मिलें, कौन सा उनका सही डॉक्टर है। तो यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है और आप परेशान हैं, आप homeivf.com की एप्लीकेशंस पर आ सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फर्टिलिटी बचपन रोग विशेषज्ञ अवेलेबल हैं। आप उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। वो आपको वीडियो कॉल पे आके आपकी सारी रिपोर्ट देखेंगे, आपको समझाएंगे आपको क्या ज़रूरत है, और फिर एक घर पे नर्स और फ्लेबोटोमिस्ट यानी जो खून की जांच और जो आपकी सीमेन की जांच है वो घर पे कराएंगे। उसके बाद भी डॉक्टर आपको वापस वीडियो कॉल पे बताएगा कि अब आपको क्या चाहिए इसके आगे। ओके। यदि आपको नॉर्मल तरीके से बच्चा हो सकता है तो हम आपको दवाइयां रेकमेंड करेंगे। अगर आपको आईवीएफ की जरूरत है तो भी आपको शहर आने की जरूरत नहीं है। घर पे ही नर्स जाके आपको इंजेक्शन लगाएगी 10 दिन, और सिर्फ अपने अंडे निकलवाने और शुक्राणु देने आपको 1 दिन बड़े अस्पताल सेंटर पे आना होगा, जो हम आपको प्रॉपरली पूरा गाइड करेंगे। इसीलिए जो लोग बहुत गांव देहात में रहते हैं, रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, जहां पे उनको लगता है कि शहर आने में उनका इतना टाइम खराब हो रहा है, अकेले वाइफ नहीं आ सकती, हस्बैंड बिजी है, या फिर उनके पास ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, वो इस एप्लीकेशन से घर बैठे अपना बच्चा करा सकते हैं। बच्चे की उम्मीद में अब अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटने वाले दिन लद गए। कौन सोच सकता था कि घर बैठे ये करा पाना भी संभव हो पाएगा। बहरहाल सुनने में आसान लगने वाली ये प्रक्रिया दरअसल बेहद सटीक और वैज्ञानिक होती है, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है आईवीएफ लैब। यहाँ हमारी मुलाकात हुई सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराधा से, जिन्होंने हमें दिखाई वो हाईटेक मशीनें जो लाखों कपल्स का माँ बाप बनने का सपना पूरा करने में मदद करती है। अब हमें इसका टूर कराएंगी और बताएंगी कि कौन कौन सी मशीनें आपके पास हैं, क्लिनिकली ये सब कैसे ऑपरेट होता है। डॉक्टर अनुराधा। राइट। तो आईवीएफ लैब जो है ये एक माइक्रोकोजम है। जैसे कि स्त्री के गर्भाशय में हम कंट्रोल कंडीशंस देखते हैं, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, उन सारी कंडीशंस को हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्त्री के शरीर के अंदर जब कोई भ्रूण विकसित हो रहा हो तब वहां पे इतना कंटामिनेशन, अलग अलग टाइप्स के कंट्रोल्ड वीओसीज नहीं जाएंगे। तो क्यों ना हम सारी कंडीशंस मिमिक करें शरीर के बाहर, ताकि उस भ्रूण का विकास परफेक्टली हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक्यूबेटर, जिसे हम बॉक्स इंक्यूबेटर कहते हैं। इसका तापमान जो है 37 डिग्रीज है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन है 6%। उसके लिए ये CO2 सिलेंडर जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस CO2 सिलेंडर से यूसी इनलाइन फिल्टर्स के जरिए यहाँ से जाने वाले हर एक गैसेस कॉन्सेंट्रेशन को प्यूरिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिस CO2 इज एक्चुअली मेंटेनिंग द टेम्परेचर। हमें समझना होगा कि माइक्रो टूल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि आपके जो गैमेट्स है, शुक्राणु और स्त्री के अंडे, जिसे हम अंडाणु कह सकते हैं हिंदी में, वो बहुत माइक्रो होते हैं। उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें कई गुना ज्यादा माइक्रो मैनिपुलेशन की जरूरत होगी, हाईएस्ट एडवांस लेंसेज की जरूरत होगी, जो इस मशीन में फिट है। और इस इंक्यूबेटर की खासियत ये है कि ये एक ह्यूमिडिफायर इंक्यूबेटर है। ह्यूमिडिफायर इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी के कारण भ्रूण का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। ओके। इसके अलावा हमारे लैब में एक वर्क स्टेशन है जो एक कंट्रोल्ड कंडीशंस को शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक मेंटेन करता है। आप देख रहे हैं ओरिजियो फॉर्चूना आईवीएफ क्लीन एयर। इन ग्लासेस के जरिए हमने इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखा हुआ है। इन पिपेट्स और माइक्रोटिप्स के कारण हम जो है गैमेट मैनिपुलेशन करके एम्ब्रियोज को ट्रांसफर के लिए रेडी करते हैं। जब शुरुआत के दिनों में फॉलिकुलर फ्लूइड डे 0 पर हमारे पास आता है, उस फॉलिकुलर फ्लूइड में से हम जो है वो अंडाणु सेपरेट करके उन्हें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसीजर के लिए रेडी करते हैं। तो ये मशीनें एम्ब्रियो यानी भ्रूण को बिल्कुल नियंत्रित वातावरण देती हैं। तापमान, गैस, हर चीज मॉनिटर होती है ताकि सफलता की संभावना बढ़ सके। यानी प्रकृति का वही प्रोसेस, बस थोड़ी सी मेडिकल मदद के साथ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुनने में जितना जटिल लगता है उतना है नहीं। वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरी मैरिज को 8 इयर्स हो गए
and I conceived first time, and now I am 5 months pregnant. हम कपल बहुत खुश हैं, अब फाइनली बेबी आ जाएगा हमारा। और मेरी जर्नी यहाँ पे आके बहुत अच्छी हुई, बिकॉज मैं डॉक्टर्स के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती अभी तक, मैंने जहाँ भी चेकअप करवाया। पर डॉक्टर अदिति के साथ मैं इतना कंफर्टेबल फील हुई कि उन्होंने जो जो बोला करने के लिए, मैंने वो सब टेस्ट करवाए विदाउट फियरिंग। वो आंसू जो कभी दर्द के थे आज खुशी में बदल चुके हैं। आईवीएफ सिर्फ एक इलाज नहीं, ये उम्मीद है, एक नया जीवन है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हर गांव, हर महिला इस उम्मीद तक पहुंच पा रही है? आज भी कई जगहों पर महिलाएं इलाज नहीं, ताने झेलती हैं, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि 40% मामलों में समस्या पुरुषों में भी होती है। इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों की इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है, ऐसा चलता नहीं है। मर्द के भी स्पर्म काउंट नील आते हैं। आज मेरी ओपीडी में 50% पेशेंट जो बाहर बैठा है, या तो उसका स्पर्म काउंट लो है या फिर स्पर्म काउंट नील है, और फिर दोष दिया जाता है हर बार औरत को कि औरत बच्चा नहीं कर पा रही, जो गलत है। डॉक्टर गौरी देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने बांझपन जैसे संवेदनशील विषय को शर्म नहीं बल्कि इलाज और समझ से जोड़ने की कोशिश की। गांव देहात की उन महिलाओं तक पहुंच बनाई जो कभी अपने दर्द को शब्द भी नहीं दे पाती थी। होम आईवीएफ जैसी पहल के जरिए इलाज को शहरों से निकालकर घर घर तक पहुंचाया है, और सबसे बड़ी बात, मां बनने के सपने को एक नई दिशा दी है। आइए अब सुनते हैं पूरी बातचीत, जहां वो खुलकर बता रही हैं उम्मीद, विज्ञान और बदलाव की ये पूरी कहानी। कितने कपल्स को ये खुशियां आप तक मिल पाई हैं या आप उसमें भागीदार बन पाई हैं? थोड़ा सा अगर आंकड़ा आपके पास हो तो बताएं, और इसके साथ ये भी जोड़ें, जब आप गांव देहात की हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में, इतने समय में, इतने लंबे अंतराल में कहाँ से आपके पास क्वेरीज आती हैं या पेशेंट है वो जुड़ते हैं? सो भुवन, यही होता था जब मैं क्लिनिक पे बैठती हूँ। अब मेरे पास हरिद्वार से भी आगे डिस्ट्रिक्ट से, असम की डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे यहाँ पे रोहतक से भी आगे गांव से कॉल्स हैं। पेशेंट्स बोलते हैं, मैडम हम रोज कैसे सेंटर पे आए इंजेक्शन लगवाने, हम कैसे करें? इसीलिए हमने ये होम आईवीएफ बनाया। मैं ऑलमोस्ट 30 क्लिनिक्स चलाती हूँ अभी, और ऑलमोस्ट हम 15 से 20 हज़ार आईवीएफ के बच्चे कर चुके हैं। एंड एक आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ स्टोरी। हमारे पास एक पेशेंट कॉल किया था करीमगंज, जो 300 किलोमीटर है गुवाहाटी से। अब आप सोचिए, वो पेशेंट ने हमको होम आईवीएफ पे कनेक्ट किया। उसने बोला, मैम मुझे अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराना है ना, मुझे गुवाहाटी आना पड़ेगा। हमने घर, उसी के करीमगंज घर पे उसको सारे इंजेक्शंस लगवाए वाइफ को, सिर्फ प्रोसेस कराने के लिए एक दिन उसको गुवाहाटी सेंटर बुलाया। आज उसको ट्विन प्रेगनेंसी है। क्या बात है। और ये करके ना एक गर्व सा भी महसूस होता है कि चलो, शहरों में तो इतनी क्लिनिक्स हैं, लोग गूगल कर लेते हैं कि बेस्ट आईवीएफ क्लिनिक क्या है, फेसबुक पे देख लेते हैं, इंस्टा पे देख लेते हैं, बट इन पेशेंट्स का कहाँ, जहाँ पे अभी भी 60% जनता सेमी अर्बन और रूरल एरिया में रहती है, उनके लिए क्या? इसीलिए उनकी मदद के लिए हमने ये ऐप स्टार्ट करी है। जब गांव देहात या फिर टियर 2 सिटीज से आपको कॉल्स आती हैं या पेशेंट्स फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो भ्रांतियां क्या लोगों के मन में होती हैं? क्योंकि भ्रांति ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन होती है, कई लोग वैसा ही सोच रहे होते हैं, तो उनकी भ्रांतियां दूर हो इस पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा सा बताएं। अरे बहुत सारी। सबसे पहली तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि मैडम इसमें बच्चा हमारा ही होगा कि नहीं होगा। मतलब आप अंडा किसी और का तो नहीं डाल दोगी, शुक्राणु किसी और के तो नहीं डाल दोगी? ऐसा नहीं होता है, बच्चा आपका ही होगा, आपका ही अंडा, आपका ही शुक्राणु। जब तक हमें ये लगे कि आपके शुक्राणु नहीं है या फिर अंडा नहीं बन रहा है, और आपके ही कंसेंट से हम डोनर एग्स या डोनर स्पर्म पे जाएंगे। दूसरी बात है, मैडम लड़का लड़की हो जाएगा क्या इसमें? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं भैया, आपको एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ तो कराओ, और इंडिया में बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये सब। तीसरी चीज वो पूछते हैं, मैडम आप ना
वैन मत भेजिएगा घर। मैंने कहा क्यों? अरे उस पर लिखा होगा ना IVF, अच्छा। तो मेरे पड़ोसी को पता चल जाएगा मैं IVF करा रहा हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हमने अपनी नर्सेज और फ्लेबोटमिस्ट की ड्रेसेस नहीं बनाई हैं कि जब वो घर जाए तो किसी को पता ना चले कि भाई हम उनको इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। तो अभी भी वो एक गांव में एक टैबू है कि IVF का बच्चा अपना बच्चा नहीं होता, और ये रियल बात है। मेरे पास कितने फोन्स पे और मेरे डॉक्टर्स ये रिव्यू देते हैं कि पेशेंट्स बोलते हैं मैडम वैन मत भेजिएगा, आप ऐसे भेजिए कि बस नॉर्मल ब्लड कलेक्शन हो रहा है घर पे। सो अभी भी उनको एक रहता है कि हमको ये नहीं बताना कि हमारा बच्चा IVF के थ्रू हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फोर्थ चीज वो ये पूछते हैं मैडम इसमें तो सक्सेस रेट है ही नहीं, हम सुनते हैं ये तो फेल हो जाता है, लोग पैसे ले लेते हैं। अब वही तो फर्क है ना, तभी तो क्योंकि हमने अपनी क्लिनिक्स पे इतना अच्छा सक्सेस दिया है, इसीलिए हम बाहर निकल के उनकी मदद करना चाहते हैं जिनके लिए हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। और हम उनको यही बताना चाहते हैं कि भैया इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो IVF एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपना बच्चा करते हो, और ये कोई आर्टिफिशियल बच्चा नहीं है। हम तो आप ही का अंडा निकाल रहे हैं, आप ही का स्पर्म ले रहे हैं, बच्चा बना के आपके अंदर ही डाल रहे हैं, बच्चा तो अपने आप ही चिपक रहा है अंदर जाके। तो इट इज मोर और लेस लाइक अ नेचुरल प्रोसेस। इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, ये भारत में कितना ये समस्या कितनी आम होती जा रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और इसके पीछे के कारण क्या हम देखते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इनफर्टिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आज मैं समझती हूँ वो है स्ट्रेस फैक्टर। क्योंकि जितना मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है उतना ही फीमेल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा आने लगा है, लोगों के स्पर्म काउंट 0 हैं क्योंकि पीयर स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा हो गया है, लोगों को काम करने में इतना स्ट्रेस है, ब्लूटूथ वाइब्रेशंस, लोग पॉकेट में अपना फोन रख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्पर्म काउंट नील हो रहा है, इतने इन्फेक्शंस हैं, प्लस फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस इतना हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस की संख्या कितनी बढ़ गई है, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेट मैरिजेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। लोग शादी बहुत लेट करने लगे हैं। पहले हमारे, आप बताइए, जमाने में 24-25 साल में शादी हो जाती थी, अब लोग 32-33 इयर्स तक शादी नहीं कर रहे हैं। और अगर शादी कर रहे हैं तो बच्चा नहीं कर रहे हैं कि हमें बच्चा नहीं करना, भाई हमारा करियर आगे है, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम क्यों करें। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो भाई हम काम थोड़ी ना छोड़ के घर बैठ जाएंगे। सो ये सब इतने सारे फैक्टर्स बढ़ गए हैं आजकल इनफर्टिलिटी को लेकर, और इसीलिए इन पॉडकास्ट और वेब सीरीज के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लेट मैरिज कर रहे हो या फिर आपको बच्चा लेट करना है तो आप एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग करा लो अपनी। एग फ्रीजिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम आपको 10 दिन का इंजेक्शन लगाकर आपके अंडे बाहर निकालते हैं और उनको फ्रीज कर लेते हैं। ताकि जब आपको बच्चा करना हो हम ये एग बाहर निकालें, आपके हस्बैंड के स्पर्म से मिलाएं, बच्चे बनाएं और आपके अंदर डाल दें। क्योंकि हर औरत 400 अंडों के साथ पैदा होती है और धीरे धीरे ये अंडे कम होने लगते हैं। अराउंड 32 इयर्स के बाद ये अंडों की संख्या बहुत कम होने लगती है और अपने एग से प्रेगनेंसी होना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो, एग फ्रीजिंग इज मस्ट इन इंडिया। मस्ट मींस मस्ट। सक्सेस रेट पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा था कि एक भ्रांति ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो कामयाब होता नहीं है, और इसके हम फेलियर भी देखते हैं कई बार। बिल्कुल। कई लोग 2-3 विजिट कर चुके होते हैं, 2-3 बार दिखा चुके हैं अलग अलग सेंटर्स में, तो वो फेलियर होता क्यों है, और क्या उसके बाद रास्ता बंद है या उसके बाद भी गुंजाइश है कि आप बाप बन सकते हैं। सो भुवन, ये एक इतना बड़ा सवाल है ना आजकल, क्योंकि इतनी IVF क्लिनिक्स हैं इंडिया में, और मेरे को ऐसा लगता है कि अब OPD में सबसे ज्यादा फेल्ड IVF पेशेंट ही बैठा होता है। अच्छा। कि मैम अब कुछ करो, क्या मेरा रास्ते सब खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या अभी माँ नहीं बन पाऊंगी, क्या मेरे घर में कभी संतान नहीं आएगी, ये सब चल रहा है। बट देखो, फेल्ड IVF के ना बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले एज फैक्टर। अच्छा। कितनी एज पे आप IVF करा रहे हो, आपका यूट्रस कैसा है, उसमें कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, आपके ट्यूब्स में पानी तो नहीं है, अंडे बहुत कम हो गए हैं, स्पर्म काउंट 0 या 0 है,
आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, आपको किस क्वालिटी के इंजेक्शंस लग रहे हैं, आपकी लैब कंडीशंस कैसी हैं, आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, आपका भ्रूण कैसा बना है, क्वालिटी ऑफ भ्रूण कैसी थी, क्योंकि एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ करने के लिए। उसके बाद आपको कैसे सपोर्ट सिस्टम मिला, आपका यूट्रस कितने अच्छे से बच्चे को चिपका पा रहा है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक आईवीएफ साइकिल के लिए। इसीलिए जब हम आईवीएफ करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेप पे हम ये देखें कि हम गलत नहीं जा सकते। अब फेल्ड आईवीएफ यूजुअली 2 ही रीजन की वजह से हो सकता है, या तो आपका भ्रूण अच्छा नहीं बना एम्ब्रियो, या फिर आपका यूट्रस ठीक नहीं है। अब अगर आपका यूट्रस ठीक नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो आप सर्जरी कर सकते हो, कुछ इंजेक्शंस पे डाल सकते हो। फाइब्रॉइड्स हैं तो आप फाइब्रॉइड निकाल सकते हो। ट्यूब्स में पानी है तो लैप्रोस्कोपिक क्लिपिंग करके ट्यूब्स बंद कर सकते हो। अगर अंदर से यूट्रस की लाइन में कोई दीवार है, पॉलिप है, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके वो सब निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है इम्प्लांटेशन फेलियर, जहां सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन बच्चा नहीं चिपकता है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है आईवीएफ में। पेशेंट आके बोलते हैं, मैडम मेरा भ्रूण बहुत अच्छा था, मेरा यूट्रस की लाइन एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी बनी, बट मेरा बच्चा नहीं चिपका। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जो हम भ्रूण एम्ब्रियो रेडी करते हैं वो आनुवांशिक तरीके से स्टेबल नहीं होता है। थोड़ा सा आसान भाषा में। हाँ, जब हम अंडा और शुक्राणु को मशीन पे मिला के भ्रूण बनाते हैं तो हम यूजुअली 2, 3, 4 भ्रूण रेडी करते हैं। ये जो भ्रूण रेडी होते हैं, इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डिफेक्ट होता है। अगर इनमें क्रोमोसोमली स्टेबल एम्ब्रियो नहीं है तो मेरा बेबी अंदर जाके स्टिक नहीं होता है। इसीलिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च की थी 2017 में, जहां मैंने एक जेनेटिक लैब स्टार्ट किया था, जहां हम इन भ्रूण की पहले जेनेटिक यानी आनुवांशिक जांच करते हैं, जिसको PGTA बोलते हैं। जो मुझे ये बताता है कि मेरा भ्रूण जेनेटिकली स्टेबल है कि नहीं। और जो भ्रूण एकदम आनुवांशिकली क्रोमोसोम नंबर ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है, उसको डालते हैं तो चांसेस हमारी लगभग 20 से 25% प्रेगनेंसी आने की बढ़ जाती है। और ये टेक्नोलॉजी यूजुअली हम अप्लाई करते हैं जब आपका एक बार आईवीएफ फेल हो गया हो, आपका स्पर्म काउंट बहुत लो हो, आपके बार बार गर्भपात यानी अबॉर्शंस हो रहे हो, या आपकी एज 35 साल से ऊपर हो, क्योंकि उन केसेस में कहते हैं कि बच्चों में नॉर्मली भी जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आईवीएफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने अंडे निकलवाए, शुक्राणु निकलवाए, अपना बच्चा बनवा के डलवा दिया। ये बहुत पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ होता है। हर पेशेंट को एक डिफरेंट प्रोटोकॉल लगता है और इसीलिए हम इसमें स्पेशलाइज करते हैं फेल्ड आईवीएफ में, बिकॉज हम हर पेशेंट को देखते हैं कि उसे क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। कितना लंबा प्रोसेस है ये, कितने स्टेप्स होते हैं एक आम कोई आईवीएफ कराना चाहता है? देखिए, आईवीएफ में लगभग अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, तो 15 से 16 दिन में आईवीएफ हो जाता है, अगर हम महिला के पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करते हैं। सो दूसरे दिन से हम महिला को इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस। ये सेफ इंजेक्शंस होते हैं, दीज आर हार्मोनल इंजेक्शंस, जो उसकी दोनों अंडेदानी में अंडे बनाती है। क्योंकि आईवीएफ में हमें एक अंडा नहीं चाहिए, आईवीएफ में हमें बहुत सारे अंडे चाहिए होते हैं। हम 10 दिन ये इंजेक्शंस रोज लगाते हैं और बीच में 1-2 बार अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं कि ये अंडे कैसे बड़े हो रहे हैं। जब ये अंडे लगभग 18 से 20 mm के हो जाते हैं, हम एक अंडों को मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं। उस ट्रिगर इंजेक्शन के 34 से 35th आवर के बाद हम महिला को सेंटर पे बुलाते हैं, खाली पेट, 6 घंटा खाली पेट। सुबह जब वो सेंटर पे खाली पेट आती है, उनको हम एडमिट करते हैं और हम उनको ओटी में 5 मिनट बेहोश करके सिर्फ एक सुई से बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और अल्ट्रासाउंड के ही द्वारा सुई डाल के एक्यूपंक्चर की तरह ये अंडे एस्पिरेट कर लेते हैं फ्लूइड के साथ, और फिर हम ये अंडे लैब में दे देते हैं। उसी दिन हम हस्बैंड का सीमेन लेते हैं मैस्टरबेशन करके,
सीमेन को हम प्रॉपर वॉश करते हैं और फिर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसको इक्सी माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं। ओके। उसमें 2 सुइयां होती हैं, एक सुई पे हम अंडा लेते हैं, एक सुई पे हम शुक्राणु लेते हैं और हम दोनों को मिलाते हैं। ऐसे हम भ्रूण रेडी कर लेते हैं। ओके। और उस भ्रूण को हम 5 दिन इंक्यूबेटर जैसा एक बॉक्स होता है उसमें ग्रो करते हैं और 5 दिन बाद ये भ्रूण उठा के हम महिला के यूट्रस में नीचे से ट्रांसफर कर देते हैं। अगर महिला का यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है और हमको ट्रांसफर नहीं करना है तो हम ये भ्रूण फ्रीज करके रख लेते हैं उसी स्टेज पे। ओके। और फिर अगले महीने अपना यूट्रस प्रिपेयर करके फिर ये भ्रूण ट्रांसफर करते हैं। सो ये प्रॉपर आईवीएफ इक्सी का प्रोसेस है। ऑब्वियसली बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज हैं, स्पेशली जब मैं कश्मीर में जाती हूँ ओपीडी करने। अच्छा। सो वहाँ वो बोलते हैं हमारे धर्म में नहीं है अलाउड, हम नहीं कर सकते ये सब। एंड बहुत सारी जगहों पे कहीं कहीं पे क्रिश्चियंस भी बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में ये अलाउड नहीं है। एंड सम इवन हिंदूज कम आउट एंड दे टेल कि ये तो गलत है, आप गलत कर रहे हो, आप लोग नेचुरल प्रक्रिया को खराब कर रहे हो। बट वही है ना कि दिस इज वेरी नेचुरल, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए भी तो हम एक नेचुरल तरीके से ही बच्चा कर रहे हैं ना। हम ऐसा तो है नहीं है कि हम बाहर से कोई अंडा ले रहे हैं, बाहर से कोई स्पर्म ले रहे हैं। आप ही का अंडा निकाल रहे हैं, आप ही का स्पर्म ले रहे हैं, बच्चा बना रहे हैं और आप ही के अंदर डाल रहे हैं और वो बच्चा 9 महीना आपके अंदर ही पल रहा है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आज की जनरेशन्स में इवन नेचुरल प्रेगनेंसी में बच्चों को प्रॉब्लम्स निकल रही हैं बिकॉज लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं और प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं। इसीलिए अगर आपने नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है आपको और प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेनेटिक टेस्ट करना मैंडेट है। 12 हफ्ते पर एक NT-NB स्कैन होता है और एक ड्यूल मार्कर होता है ब्लड टेस्ट, जो ये बताता है कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। और आजकल नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जेनेटिक इश्यूज आ रहे हैं। आईवीएफ में जेनेटिक इश्यूज हम बचा सकते हैं थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग आपके भ्रूण करके, और उससे आपको हेल्दी बेबी हो सकता है। सो ये एकदम मिथ है कि नेचुरल प्रेगनेंसी में एकदम नॉर्मल होता है और आईवीएफ बेबीज अनहेल्दी होते हैं। आई वुड ऑल्सो से आईवीएफ बेबीज आर मोर इंटेलिजेंट देन नेचुरल प्रेगनेंसी बेबीज। डेफिनेटली आईवीएफ में ट्विन्स होने के चांसेस 20 to 22% होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं या 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। अब जो हम जेनेटिक वाला 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ना, वो बहुत हेल्दी होता है। अभी रिसेंटली हफ्ते भर पहले 1 एम्ब्रियो डाला था पेशेंट को, वो अंदर जाके 2 में स्प्लिट हो गया। ओके। सो ये भी हो सकता है, या फिर अगर 2 डाले हैं तो दोनों चिपक जाते हैं। सो ट्विन्स होने की संभावना है। तो ये बात पेशेंट को पहले से पता रहती है? हाँ, ये पेशेंट्स को पता होती है कि हम ट्विन्स, और हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इसमें ट्विन्स हो सकते हैं। अच्छा। अगर वो कहते हैं हमें ट्विन्स नहीं चाहिए तो हम 1 एम्ब्रियो डालते हैं। अगर वो कहते हैं ठीक है हम ट्विन्स हमें करा दो, तो हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी में थोड़ा सा प्री टर्म डिलीवरी यानी जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये सब रहता है। इसीलिए जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो हम एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं प्रेगनेंसी के वक्त कि पेशेंट का प्रेगनेंसी हम ठीक से मॉनिटर करें कि अच्छे से डिलीवरी हो जाए। 2021 में मुझे याद है मैंने एक पेशेंट के 2 ही एम्ब्रियो डाले थे। अच्छा। और उसके 4 बच्चे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हैड कवर्ड दिस न्यूज एंड दे बोथ स्प्लिटेड, दोनों एम्ब्रियो अंदर स्प्लिट हो गए। मैंने उस पेशेंट को बोला आप 12 हफ्ते पे रिडक्शन करा लो, लाइक 12 हफ्ते पे आप अपने बेबीज रिड्यूस कर सकते हो। वो 4 बेबीज, मैंने कहा तुम 2 करा लो। शी सेड नहीं, मैं 4 लेकर चलूंगी। एंड 36 वीक्स, आई विल टेल यू, 9 मंथ स्टार्टिंग, उसके 4 बच्चे हेल्दी डिलीवर हुए हमारे यहाँ। कितनी आप पब्स जाते हो, कितना ड्रिंक करते हो, कितना स्मोक लेते हो। सो हमें तो ये फीमेल से भी पूछना पड़ रहा है आजकल, मेल से भी पूछना पड़ रहा है। सो नाउ वी रियलाइज स्मोकिंग इज रियली बैड, क्योंकि अब इतना हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं जो स्मोक करती हैं। अभी आई रिमेम्बर आई हैड अ पेशेंट, शी वॉज अ क्रोनिक स्मोकर एंड इंडियन स्टेइंग बाहर कनाडा में, एंड शी सेड कि मैंने 1 हफ्ते पहले ही स्मोकिंग क्विट करी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, आपको मेरा आईवीएफ खत्म करना होगा। आई सेड फाइन, बट तुम्हें जेनेटिक टेस्टिंग करके ही मैं बेबी डालूंगी। मैंने उसका स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, मतलब इंजेक्शन स्टार्ट किए। जब मैं उसका पिकअप कर रही थी ना, उसके फॉलिकल्स तो बहुत सारे बन गए थे अंडे, लेकिन वो अंडों की क्वालिटी में सिर्फ 2 या 3 ही अंडे थे जो मुझे अच्छे मिले।
because smoking is more harmful than alcohol. It's very harmful. फिर जब हमने इसकी जेनेटिक टेस्टिंग करी उसमें भी हमें एक ही एम्ब्रियो हेल्दी मिला और हमने उसका ट्रांसफर किया, देन शी डिलीवर्ड इन कनाडा ओनली. तो मतलब स्मोकिंग इतना हार्मफुल है कि हमें पेशेंट्स को बोलना पड़ता है कि पहले तुम 1-2 महीना से क्विट करो, उसके बाद हमारे पास आओ. एंड मतलब फीमेल स्मोकिंग इज वेरी बैड. एंड इवन वी टेल हस्बैंड्स कि अगर आप स्मोक करते हो भाई बंद करो, स्पर्म काउंट बिल्कुल, मोटिलिटी खत्म हो जाएगी और आपकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट चल रहा है. पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो बैड. आप घर पे बैठ के स्मोक नहीं कर सकते हो. मतलब मेरा बस यही कहना है कि अगर आप लोग यंग गर्ल्स हो, इफ यू आर नॉट मैरिड, आप बहुत स्मोकिंग करते हो, क्विट करके अपनी एग फ्रीजिंग जरूर करा लो, बिकॉज बहुत जल्दी एग्स खराब हो जाते हैं स्मोकिंग में. 0 स्पर्म काउंट जो बिल्कुल खत्म ही है वहां मामला, वहां पर भी क्या गुंजाइश है? अगर है तो ये तो मुझे लगता है कि सरप्राइजिंग होगा. हाँ, सो हम बहुत बच्चे करते हैं 0 स्पर्म में. 0 स्पर्म काउंट. सो 0 स्पर्म काउंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं अजूस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म्स निल हैं. अब पेशेंट आते हैं परेशान, मैडम स्पर्म तो निल है, अब बच्चा कैसे कराएं? वाइफ बोलेगी मैं किसी और का स्पर्म नहीं लूंगी, मतलब वो पूरा चलता है. सो हमें जो हस्बैंड होता है उसका प्रॉपर हम हार्मोन चेक कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, एंड अगर उसका हार्मोन लेवल ठीक आता है, सो हम जिस दिन वाइफ के एग्स निकालते हैं आईवीएफ में, उसी दिन हस्बैंड के टेस्टिकल्स में नीडल डाल के स्पर्म्स बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको टीसा बोलते हैं. अच्छा. टेस्टिकुलर एपिडाइडमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन. यानी कि अगर आपका स्पर्म काउंट निल भी है और आपके हार्मोन्स ठीक हैं, सो हम टेस्टीज में सुई डालकर आपके स्पर्म्स बाहर खींच लेते हैं. जो दर्द नहीं होता है वो हम लोकल पार्ट सुन करके एक मेल डॉक्टर आपके वो स्पर्म्स निकाल देता है. फिर वो स्पर्म्स हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. जो भी स्पर्म्स जिंदा हैं यानी हिल रहे हैं, वो स्पर्म उठा के हम एग से मिला देते हैं. ओके. तो जिसके स्पर्म काउंट 0 है वो भी अपना बायोलॉजिकल बेबी कर सकता है. एक वर्ड आता है बार बार, डिजाइनर बेबी. आई नो, इसको लेकर के बहुत ज्यादा है, और जब आप जेनेटिक की बात करती हैं, टेस्टिंग की बात करती हैं, तो क्या ये संभव है कि आप मनचाहा बच्चा पालें? आइडियली तो नहीं पॉसिबल है. अब लोग आके बोलेंगे हमें शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, या हमें बोलेंगे कि हमें भूरे बाल, नीली आंखें, कोई ब्लॉन्ड बच्चा करा दो. अब उसके लिए तो या तो आपको स्पर्म वैसा लेना पड़ेगा या एग वैसा लेना पड़ेगा. और अगर शाहरुख खान जैसा बच्चा चाहिए तो शाहरुख खान के स्पर्म चाहिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे मतलब ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल क्या शहरी लोगों के सवाल हैं? हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल से शहरी में कि हमें ना कोई बच्चा करा दो जिसकी नीली नीली आंखें हों, एंड दे आर ओके टू टेक एग्स फ्रॉम अ फीमेल जिसके नीली नीली आंखें हों. बट भाई स्पर्म तो उन्हीं का है ना, तो वो तो किसी का भी कैरेक्टर आ सकता है बच्चे में. इसे डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है. ये सिर्फ कहने में आता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, अरे हम आईवीएफ कराने जा रहे हैं, हम मनचाहा बच्चा पालेंगे, बट ऐसा नहीं होता. दूसरी तरफ जो टियर 2 टियर 3 से आते हैं लोग, इवन टियर 1 में, मैडम हमें कोई डिजाइनर बच्चा नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा चाहिए जो हमारी तरह दिखता हो, और भाई हमें अपना स्पर्म चाहिए. कितने लोग आते हैं जिनको थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, फर्स्ट बेबी में प्रॉब्लम है, फेल्ड आईवीएफ है, एज ज़्यादा है. मतलब अगर वो उनका बच्चा डिलीवर हो तो उनको लगे हाँ मैंने डॉक्टर गौरी के पास आईवीएफ कराया था, हेल्दी बेबी हुआ है हमें. वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे साथ टच छूट जाता है बिकॉज वो दूर दूर से आते हैं. उनको लगता है हम अपने लोकल शहर जाके ही डिलीवरी कराएं. जो पेशेंट्स हमारे साथ रहते हैं ऑब्वियसली हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको प्रॉपर मॉनिटर करें. जो दूर भी चले जाते हैं वो मैसेज करते रहते हैं, मैडम ये स्कैन रिपोर्ट है, ये है, ये. अच्छा लगता है कि आपके बच्चे पूरे इंडिया में घूम रहे हैं. जी जी. सो वो एक अलग फैक्टर है. बट आई थिंक हर आईवीएफ स्पेशलिस्ट का एक एम होना चाहिए, जस्ट नॉट कि हम आईवीएफ सक्सेस करें, हम एक हेल्दी बेबी की उम्मीद दे पेशेंट को. वो बहुत जरूरी है. कोई केस स्टडी आप बताना चाहेंगी, कोई केस बताना चाहेंगी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जिसको आप हाईलाइट करना चाहें? बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदली.
प्लीज। मैं जब स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल आई थी, मैंने एक आईवीएफ सेंटर स्टार्ट किया गाजियाबाद में, एंड मुझे नहीं पता था कि मैं सेंटर्स खोलूंगी। मुझे ये पता था मुझे पहले अपने पेशेंट्स चाहिए, मुझे पेशेंट्स को पॉजिटिव देना है। एंड आई रिमेंबर मेरे पास एक पेशेंट दादरी से आया था। उस पेशेंट ने बोला, मैडम मैं बहुत मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज़मीन बेच के आईवीएफ करा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर, मैं छोटी सी डॉक्टर हूँ, मैं ऑलरेडी प्रेशर कि भाई ये इतना वो करा रहा है, पता नहीं पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। लकीली उसका आईवीएफ पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब मैंने 18 हफ्ते पे उसका अल्ट्रासाउंड कराया ना, उसके बेबी को डाउन सिंड्रोम था। एंड वो कपल 35 ईयर्स से ऊपर था, एंड आई हैड टू अबॉर्ट दैट कपल। उस दिन मैंने एहसास किया, तब की मैं बस ठीक ठाक पेशेंट्स होते थे, एक क्लिनिक था, मैं आराम से काम करती थी, कि नहीं गौरी मुझे ये नहीं करना जो सब कर रहे हैं, कि बस अंडा निकाला, स्पर्म निकाला, बच्चा बनाया और डाल दिया। अगर पेशेंट 35 साल से ऊपर है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जेनेटिक टेस्टिंग करके बच्चा डालूं। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड इंडिया में कोई भी आईवीएफ क्लिनिक नहीं था जिसकी अपनी जेनेटिक लैब हो। सब लोग, अगर किसी को भी भ्रूण जांच करानी होती थी तो सैंपल बाहर जाता था, इंडिया से बाहर। एंड थैंक्स टू माय फैमिली जो इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम जेनेटिक लैब बनाओ पहले। हमने एक जेनेटिक लैब खोली पहले, और जेनेटिक की टीम बनाना ही चैलेंज है, बिकॉज बहुत कम जेनेटिसिस्ट हैं इंडिया में जो ये लैब चला सकते थे। लकीली हमें वो भी मिला। सो फ्रॉम बिगनिंग आई फील मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट फर्स्ट। मेरे लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ क्लिनिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी मुझे 100 क्लिनिक नहीं खोलनी, पहले मुझे वहां तक पहुंचना है जहां पेशेंट को मेरी जरूरत भी है। आज भी मैं क्या बोलती हूँ, मैं एक्सपर्टाइज करती हूँ फील्ड आईवीएफ पे, जिनको जेनेटिक इश्यूज हैं, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है। आई वांट टू वर्क फॉर दोज पेशेंट्स बिकॉज मुझे पता है कि मैं उनके लिए कर सकती हूँ। और इसीलिए मैंने होम आईवीएफ बनाया, बिकॉज वो इतने दूर दूर के पेशेंट्स के लिए जिनको एक्चुअली सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। आप कितना फेसबुक दिखा दोगे, कितना पेपर ऐड कर दोगे, करेक्ट, आपको वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, वो पेशेंट्स जिनको आपकी जरूरत है। और वो वहां बैठ के अपनी पूरी उम्र 40 साल 45 इयर्स निकाल रहे हैं ये सोच में कि हम कहाँ से कैसे जाएं शहर। और यही अवेयरनेस मुझे फैलानी है कि भाई आप होम आईवीएफ पे आओ, आपके लिए हम सब अवेलेबल हैं आपके लिए। मेरी पूरी टीम खड़ी है उन लोगों की मदद करने के लिए जो आधी 50% पॉपुलेशन इंडिया की आज भी हेल्थ केयर एक्सेस टू फर्टिलिटी नहीं है। नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब पेशेंट्स कहाँ, चिप्स की दुकान में बैठी एक लेडी मुझसे वीडियो कॉल कर रही है। अच्छा। सिंधौली मध्य प्रदेश। वो मुझे बोल रही है मैडम बस आप मेरा बच्चा करा दो किसी तरह। आप सोच रहे हो कहाँ दूर, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं। अभी रोहतक के आगे कोई डिस्ट्रिक्ट है, अभी गुड़गांव सेंटर पे केस हुआ उसका, सम डिस्ट्रिक्ट वेरी फार, वहां पे हमने उसको इंजेक्शंस पहुंचाए हैं। अच्छा। और वहां लगकर अभी उसका केस हुआ है गुड़गांव सेंटर पे। मैं भुवन भैया के थ्रू, एनएमएफ न्यूज़ के थ्रू ये सबको बोलना चाहती हूँ, यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपके पास हेल्थ केयर सुविधा नहीं है, आप ओपनली होम IVF HOMEIVF.com पे जाइए, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको सबसे बढ़िया डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉल मिलेगा। बट अपना वक्त मत खराब करिए, क्योंकि एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक ही वक्त पे बच्चा होता है और धीरे धीरे अंडे और शुक्राणु दोनों हमारे खराब होने लगते हैं। इसीलिए आपको बच्चा अगर टाइम पे आप कर लोगे ना तो आप सुख में रहोगे, देर हो जाएगी तो सबको परेशानी होती है फिर। तो अब हमारे साथ डॉक्टर अदिति भटनागर हैं, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी आपका। और अभी हमने डॉक्टर गौरी से तमाम बातें की। बातें कहने में, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल भी लगती है जब तक हम लोग उसको बोर्ड पे ना समझ लें। तो थोड़ा अगर आप समझाने की कोशिश करें ये IVF का प्रोसेस होता कैसे है, और इनमें जो एम्ब्रियो वाला जो पार्ट है। एग्जैक्टली भुवन, एक्चुअली ना इट्स अ वेरी
सिंपल प्रोसेस। पहले मैं बताती हूँ आपको कि नेचुरल में क्या होता है ठीक है। और नेचुरल में ऐसा क्या नहीं हो पाता जिसकी वजह से हमें आईवीएफ की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक है, सिंपल है। ये हमारा यूट्रस है जिसको हिंदी में बच्चादानी बोलते हैं। यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती हैं 2 ट्यूब्स, ये होती है फेलोपियन ट्यूब्स, और ये हैं हमारे ओवरीज जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ओवरीज के अंदर होते हैं ये छोटे छोटे एग्स जो एक फीमेल के एज के साथ कम होते जाते हैं। ठीक है। दोनों तरफ होंगे ये। ठीक है, अब बात करते हैं एक नेचुरल प्रेगनेंसी की। जब पीरियड्स आते हैं तो एक एग धीरे से बड़ा होना शुरू होता है। ये सारे एग्स में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो अपने आप से बड़ा हो जाएगा। ओके। ठीक है, इतना बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा, अल्टीमेटली फट जाएगा। ओके। तो जिसको बहुत कॉमन, बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स जो होते हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं ना, एग रप्चर होना बोलते हैं। एग रप्चर हो गया है तो गुड टाइम है, फर्टाइल टाइम है। रप्चर का मतलब ये फट गया और एग यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो एग होता है ये पानी होता है इसके अंदर, और उसमें से एग निकल के यहाँ आ गया। ये फर्टाइल पीरियड है जिसमें एक स्पर्म जाता है यहाँ से और जाके यहाँ से पहुंच के ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करता है इस एग को। ओके। बेसिकली बच्चा बनने का घर फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है। ये बच्चा जब फेलोपियन ट्यूब में बन जाता है यहाँ से फिसल के जाता है यूट्रस में, जहां जाके ये चिपक जाता है, और ये होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, ये बच्चे का गद्दा है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये बच्चा है जो ट्यूब में बन के जाके यूट्रस में जाके चिपक गया। ये एक नेचुरल कंसेप्शन है। अब बहुत कॉमन 2-4 रीजंस के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से ना आईवीएफ करना पड़ सकता है। ठीक है। सबसे कॉमन ब्लॉक ट्यूब्स। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम ब्लॉक ट्यूब्स हैं, कोई और तरीका है, दवाइयों से खुल सकती हैं? नहीं खुल सकती। देयर इज नो वे कि दवाइयों से ट्यूब्स खुल जाएं। तो ब्लॉक ट्यूब का मतलब है किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई एनाटॉमिकल चेंज की वजह से, किसी भी कारण एक या दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो। ब्लॉक ट्यूब्स में बच्चा बनने का घर बंद है। ओके। एग निकल रहे, स्पर्म जा रहे, मिल नहीं पा रहा, राइट। सो ब्लॉक्ड ट्यूब्स are a direct indication for IVF. ओके। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आईवीएफ होता है। आज से पुराने जमाने में लगभग 10 साल पहले मान लो, जब आईवीएफ इतना नहीं बढ़ा था तो एक प्रोसीजर होता था जिसको रीकैनलाइजेशन ऑफ ट्यूब्स बोलते थे। ट्यूब खोलने का प्रोसीजर। अल्टीमेट सक्सेस रेट ट्यूब खोलने का इज लगभग 10-12%। बस अब कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, टाइम इन्वॉल्वमेंट, तो जैसे जैसे आईवीएफ का बढ़ता गया एडवांसमेंट, वैसे वैसे ट्यूब खुलने के ऑपरेशन का कम होता गया। तो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, नहीं करवाते। सो ब्लॉक ट्यूब्स आर अ डायरेक्ट इंडिकेशन। दूसरी बहुत कॉमन कंडीशन है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत सारे फीमेल्स आती हैं, अरे मैम मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी एक कंडीशन है, एक तो कोई डिजीज नहीं है। इस कंडीशन में ये जो मैंने ओवरी बताई ना, ये एग्स ऐसे होते हैं जी। इसमें ये एग्स भर जाते हैं। ओके। इतने ज्यादा भर जाएंगे कि जब वो एग बड़ा होने की कोशिश करेगा उसके पास स्पेस ही नहीं होती, स्पेस नहीं बचेगा। राइट। जब स्पेस ही नहीं होगी बड़ा होने के लिए तो वो प्रॉपर बड़ा नहीं होगा, प्रॉपर रप्चर नहीं होगा और प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं होगा। सो पीसीओडी इज अनदर कंडीशन इन विच आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं सॉल्व हो पा रहा है थोड़े टाइम में, अगर अच्छे से नहीं रिस्पॉन्स है, देन आईवीएफ इज द सॉल्यूशन हियर। ओके। थर्ड कंडीशन आती है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून की गांठ मान लेते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, वो ओवरी में होती है और उसकी वजह से सारी चीजें आपस में चिपक जाती हैं। आपका ओवरी आके यूट्रस से चिपक जाएगी, जाले बन जाते हैं। तो जो एक नॉर्मल रूट होता है ट्यूब का जिससे बेबी को बन के फिसल के जाना है, वो रूट डिस्टर्ब हो जाता है, एग का क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है। सो थर्ड कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें हमें आईवीएफ करना पड़ सकता है। एक बहुत कॉमन कंडीशन जो बहुत कम लोग बात करते हैं जिसके बारे में, वो है लो स्पर्म काउंट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का ना डिस्टेंस काफी है, तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स चाहिए हमें। अगर यहाँ से यहाँ तक के स्पर्म्स सफिशिएंट नहीं होंगे तो वो नहीं फर्टिलाइज करेगा। तो
कम से कम हमें 15 से 20 मिलियन गुड स्पर्म काउंट चाहिए फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी। ओके। अगर बिटवीन 5 to 15 है तो IUI माइट वर्क। IUI के प्रोसीजर में इसी स्पर्म को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं ताकि वो इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़े। अगर उससे भी कम है तो आई थिंक IVF इज द वे। एग्स को निकाला जाता है, एग्स को निकाल के स्पर्म के साथ लगा के बेबी बना के डालते हैं। ओके। ये बहुत कॉमन कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। अब IVF में ऐसा क्या होता है जो ये सारी कंडीशंस हम फॉलो कर सकें, इंजेक्शन से इन एग्स को बड़ा करते हैं। इनको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में 8-10 दिन के इंजेक्शंस देके बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है। अब एक एक एग को बाहर निकाला, इसको एक एक स्पर्म के साथ मिलाते हैं। ये स्पर्म था, एक एक स्पर्म के साथ मिलाते हैं। सो डिस्टेंस नहीं कवर करना स्पर्म को। तो बेसिकली ये जो काम बच्चा बनने का ट्यूब में होना था, ये लैब में होता है। और समझ लो मेरे पास किसी के 10 एग्स हैं तो जरूरी नहीं है 10 बच्चे बनेंगे। जो क्वालिटी अच्छा होगा, कैसे जैसे क्वालिटी है एग्स का, स्पर्म का, समझ लो मेरे पास 10 एग्स में से 6 एम्ब्रियो अच्छे बन गए, मैं 6 नहीं डालूंगी। हम केवल 1 या 2 एम्ब्रियोज डालेंगे पेशेंट से डिस्कस करके, बाकी सब फ्रीज कर देंगे। ओके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट को कभी दोबारा ये साइकिल करवानी हुई या फिर सेकंड बेबी के लिए भी करवानी पड़ी तो ये जो इंजेक्शंस लेने का पेन है, ये सब है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके। सिर्फ आना है, अपना बचा हुआ एम्ब्रियो है वो डलवाना है। कितने सारे पेशेंट्स हैं जो अपने सेकंड बेबी के लिए आते हैं और उनके पहले के एम्ब्रियोज रखे होते हैं। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर। इसमें ICSI ये जो प्रोसीजर होता है जिसमें एग और स्पर्म को हम मिला रहे हैं, दिस इज नोन एज ICSI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन IVF। ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसमें एक रोबोट की तरह बेस्ट स्पर्म उठाते हैं, बेस्ट एग उठाते हैं और उनको फर्टिलाइज करवाते हैं। ओके। ये जो मैंने बताया बहुत बेसिक से कंडीशंस हैं जिसमें IVF होता है, बट इट इज सिंपल। ओके। ठीक है। ओके, दैट्स इट। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।